स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। चलिए मैं फिर से आपको साइंस का ऑब्जेक्टिव कुछ लेकर आपके लिए प्रिपेयर किया हूँ और लेकर आया हूँ। क्लियर ना? देखिए साइंस का कुछ प्रश्न है। सबसे पहले यदि आप नए हैं क्या करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? यानी कि जो अमीबा वो अपना भोजन को कैसे पकड़ता है, ठीक है ना। अमीबा को बोल रहा है कि अपना भोजन को ग्रहण करने के लिए कैसे क्या एक्टिव करता है, कैसे पकड़ता है वो बताना। चलिए डायग्राम देखिए, ये अमीबा के डायग्राम को दिख रहा है, ठीक है ना। अमीबा के डायग्राम है, ऐसा देख लीजिए, कुछ डायग्राम ऐसा है। किसी टाइम में इसका शेप हो सकता है, इसका शेप निश्चित नहीं है, यानी आकार इसका निश्चित नहीं रहता है, ठीक है ना। आकार इसका देखिए यहाँ है ना, इसको कुटपाद कहते हैं। ये जो दोनों भाग निकला हुआ मुंह निकला क्या कहते हैं, कुटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं, कुटपाद, ठीक है ना। तो ये अमीबा ना अपना भोजन कुटपाद से घेर लेता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ऐसे गोदी लगाते हैं किसी को कैसे, तो इसी मान लीजिए दोनों मुंह, ये भी कुटपाद है, ये भी कुटपाद है। ऐसे कुटपाद से क्या करता है, उसको भोजन को कवर कर लेता है, घेर लेता है। देखिए ये कुटपाद था, कुटपाद से क्या किया, मान लीजिए खाने वाला है तो उसको क्या कर लेगा, वो घेर लेगा, ठीक है ना। और घेर के भोजन को पकड़ के ग्रहण कर लेगा। अंदर ले जाने का खाद्यदानी में ले, इसका केंद्रक, ठीक है ना, ये खाद्यदानी में लेके चल जाता है। क्लियर ना। तो जानिए कि जो अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है या कैसे पकड़ता है, तो कुटपाद की मदद से। किसके मदद से, कुटपाद की मदद से। क्लियर ना, यानी सी इज राइट आंसर। समझ में आया, सी हम लोग को बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत मोटर परिवर्तन करता है। जो बोला विद्युत मोटर, देखिए ये मोटर है, इसी को विद्युत मोटर कहते हैं। आपका घर में सब में पंखा भी चल रहा है तो उसमें भी विद्युत मोटर होता है, ठीक है। तो 90% जो क्या होता है, मोटर होता है, ठीक है ना। तो ये पूरा विद्युत मोटर इसको कहते हैं, यानी जो करंट से, यानी जो आपका लाइन वाला चलता है उसी को विद्युत मोटर कहते हैं। तो ये भी क्या है, विद्युत मोटर है, ठीक है ना। तो आपको पूछा जो विद्युत मोटर परिवर्तन करता है, यानी क्या चीज को परिवर्तन करता है। देखिए ये मोटर है, तो मोटर में आपको पता रहता है कि यहाँ 2 गो तार रहता है, तो किससे जुड़ा होता है, विद्युत से जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा होता है, विद्युत से जोड़ते हैं 2 गो तार। इधर देखिए पुल्ली रहता है, जो घुमाने वाली पुल्ली रहता है, फैन ऐसे जो घूमने वाला रहता है। देखिए क्या करते हैं हम लोग, लाइन देते हैं तो क्या करते हैं, ये घूमना शुरू होता है, ठीक है ना। मोटर में क्या करते हैं हम लोग, जब लाइन देते हैं यानी जब करंट देते हैं, बिजली देते हैं, तो मोटर क्या लगता है, घूमने लगता है। देखिए जो घूमता है उसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जो घूम रहा है उसको क्या कहेंगे, यांत्रिक, यांत्रिक ऊर्जा। यहाँ देख क्या रहा है, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। यानी हम विद्युत दिए तो घूमने लगा, तो घुमा यानी यांत्रिक ऊर्जा। समझे कि नहीं। विद्युत में क्या करते हैं, मोटर में हम लोग करंट देते हैं, वो घूमना शुरू होता है। जो घूम रहा है इस प्रक्रिया को कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करना, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा में हो जाता है, क्लियर। यानी विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। समझे कि नहीं। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा देते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलना शुरू करता है, क्लियर ना। यहाँ देखिए आपका आंसर, विद्युत मोटर परिवर्तन करता है। तो ध्यान दीजिए, ध्यान देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा नहीं, विद्युत ऊर्जा बाद में गलत है। रासायनिक ऊर्जा की बातें नहीं हो रही, ये भी नहीं है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में गलत है। देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है ना। ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। तो आपको चौथा बिल्कुल सही आंसर है, डी। समझाया ना। करंट दिए जो घूमता है, कोई भी पंखा घूम रहे थे यानी यांत्रिक ऊर्जा दे रहा है हमको। लाइन देते हैं, आपको घर, सबको घर में पंखा है, हम लोग लाइन देते हैं ना, लाइन देते हैं तो क्या होता है, घूमना शुरू होता है। घूम रहा है यानी समझ यांत्रिक ऊर्जा हो रहा है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज को लाइन दे रहा है, घूमना शुरू हो रहा है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल दिया, यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुआ विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है क्या है, समझ लीजिए। विद्युत धारा के जैसे हुआ कि मान लीजिए तार है, क्या है आपका तार है, मान लीजिए कोई भी तार है, लाइन लगाने वाला तो कोई भी तार, जैसे ऐसे मान लीजिए ये मान लीजिए क्या है, तार है, ठीक है। तो जैसे इसमें विद्युत धारा यानी करंट पास कराइएगा ना, तो इसका अगल बगल यानी इसका बगल बगल में क्या विद्युत चुंबक जैसा काम करने लगेगा, यानी खींचने शुरू कर देगा। जिसको कहते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक नहीं, कोई भी तार है, तार में जब लाइन गुजरेगा ना, लंगा तार होना चाहिए यानी कवर नहीं होना चाहिए। उसमें जब लाइन गुजरता है ना, तब क्या होता है, उसका चारों चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबक जैसा घिंचाव उत्पन्न होने लगेगा। इसे कहते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। जैसे बोलते हैं ना कि 12,000 वोल्ट वाला में खींच लिया, 21,000 वोल्ट वाला में खींच लिया था लाइन से, वही होता है। क्योंकि वो लंगा तार रहता है और में लाइन जाते रहता है, तो लाइन जाते रहेगा तो उसका चारों क्या बन जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र यानी खींच लेता है।
तो उसको विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? यानी जो आपको बात बताएं कि कोई तार रहता है, मान लीजिए तार है, इनमें लाइन दी है तो चारों तरफ क्या बनेगा? चुंबक जैसा घिंचाव हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। इसको देने वाले कौन थे? ऑस्टेट देने वाले थे। कौन दिए थे? ऑस्टेट साहब दिए थे। क्लियर ना? चुंबकीय प्रभाव कौन दिए? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव ऑस्टेट साहब। क्लियर ना? समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक, यानी गुड कंडक्टर की बात हो रहा है, ठीक है, यानी सबसे अच्छा चालक, यानी जिससे बहुत आसानी से करंट पास हो जाए, यानी करंट लाइन हम लोग दे तो आसानी धड़ाक से तुरंत आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। तो वही बोला कि विद्युत निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक, अच्छा चालक यानी गुड कंडक्टर, इंग्लिश में क्या होता है? गुड कंडक्टर आपसे पूछ रहा है, यानी कि सबसे अच्छा चालक कौन है? क्या चीज के लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो ये बताना है, चारों में से आपको बताना है कि सबसे अच्छा चालक कौन। तो आप लोग बार बार पढ़ेंगे चांदी क्या है? सबसे अच्छा चालक, ठीक है ना? चांदी क्या है? सबसे अच्छा चालक, ठीक है। विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या हुआ नेक्स्ट। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न बोला, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन क्या हुआ? विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछा है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न क्या है? विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। तो ऑप्शन देखिए ये रहा, ओम मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, ओम प्रति मीटर या ओम, ठीक है। तो 90% बच्चा इसमें मारेंगे, जो कि ये गलत है, ठीक है ना? ये क्या है? गलत है। ये प्रतिरोध का ऐसा मात्रक, ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। यदि ओम पूछा जाए तो ओम प्रतिरोध का ऐसा मात्रक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या है? प्रतिरोधकता। क्या क्वेश्चन? प्रतिरोधकता, ठीक है। तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर, ऐसा रहेगा कहीं कहीं, ओम मीटर। ये भी ऐसा लिखा रहेगा, तो ये भी आपका सही आंसर है, ये भी आपका सही आंसर, समझे कि नहीं? जब भी प्रतिरोधकता पूछे तो ओम मीटर इसका ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम जिसको करते हैं, ठीक है। तो जान गए कि प्रतिरोधकता का ऐसा मतलब सिंबल में रहे, यानी संकेत में रहता, ऐसा रहेगा, ओम इसको करते हैं, ओम मीटर ऐसा रहेगा। यदि लाइन लिखा हो रहा है तो ओम मीटर ऐसा रहेगा, ठीक है ना? तो प्रतिरोधकता का ऐसा मतलब क्या होता है? ओम मीटर। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे नेक्स्ट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलता है? बोला है जिंक के सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किसको? जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। यहाँ अभिक्रिया आपको नहीं दिख रहा होगा, लिख दे रहे, देखिए। जिंक को जब हम कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना? ये जिंक है, Zn को कहते हैं जिंक, ठीक है। H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड। कोई दिक्कत? अब जब ये दोनों का विक्रिया कराएंगे तो बड़ा कौन सा गैस रिलीज होता है, यानी कौन सा गैस निकलता है? गैस पूछ रहा है कि दोनों को जब रिएक्शन कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस निकलेगा? तो Zn को जब H2SO4 के कराइएगा तो ZnSO4 बनता है, ZnSO, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है, समझे कि नहीं? तो वही क्वेश्चन देखिए, बोला जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? देखिए जिंक को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं, रिएक्शन कराएं, तो क्या हमको बन गया? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का देखिए H2SO4 की जगह ZnSO4 बन गया, साथ में हाइड्रोजन गैस बन गया। आपको देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस को संकेत क्या है? O2 कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं, हाइड्रोजन गैस को H2 कहते हैं, और नाइट्रोजन को N2 कहते हैं। कोई दिक्कत? इसका सिंबल संकेत था ये सब। तो जान गए कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के जब विक्रिया करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। यानी सी आपका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है ना? तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब आपस में विक्रिया करेगा, रिएक्शन कराएगा, तो प्रोडक्ट में क्या कौन सा गैस रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आपका इस टाइप का, देखिए केमिकल फार्मूला टाइप का भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो ध्यान से याद कर लीजिएगा। नॉर्मल रहता है, घबरा नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। बोला जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या क्वेश्चन पूछा है कि जो जिप्सम होता है उसका केमिकल फार्मूला क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है।
तो जिप्सम क्या क्या होता है रासायनिक, तो CaSO4 इंटू 2H2O होता है, ठीक है ना। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaSO4 इंटू 2H2O। देखिए कि कहाँ है आपका है CaSO4 इंटू हाफ है यहाँ आधा H2O, तो ये नहीं होगा। देखो CaSO4 इंटू 2H2 यानी बी आंसर इज राइट, ठीक है। बाकी सब देखिए 10H2 है तो गलत है, इसमें से कोई नहीं भी नहीं होगा। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaSO4 इंटू 2H2O। क्लियर, जिप्सम का इजी है, याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टार्टारिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। बोला कौन सा एसिड, टार्टारिक एसिड। कौन सा एसिड, टार्टारिक एसिड के पूछ रहा है। जो टार्टारिक अम्ल है वो किसमें पाया जाता है, ठीक है। टमाटर में, संतरा में, सिरका में या इमली में। तो बताइए कि जो टार्टारिक एसिड होता है किसमें पाया जाता है। तो आपको यहाँ पिक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्या है, इमली, खट्टी मीठी इमली, ठीक है। तो टार्टारिक किसमें पाया जाता है, इमली में। क्लियर ना, समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टार्टारिक एसिड इमली में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है, ठीक है। बड़ा कौन सा गैस, यदि चूना के पानी रख ले रहेंगे तो उसको क्या कर देगा, दुधिया कर देगा। मान लीजिए कोई कंटेनर है, क्या है, कोई भी कंटेनर है, ठीक है। कोई भी कंटेनर है, तो उस कंटेनर में क्या करिए, चूना का पानी रखिए। इसमें क्या है, मान लीजिए चूना पानी, यदि चूना का पानी इसमें डाले हुए हैं, क्या चीज का पानी डाला हुआ, चूना का पानी डाला। जैसे इसमें CO2 गैस डालिएगा, कौन सा गैस डालिएगा, CO2 गैस डालिएगा, तो चूना का पानी कैसा दिखने लगा, दूधिया हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, दूधिया रंग का हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। मान लीजिए कि यहाँ चूना के पानी, ठीक है, इसमें जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाले तब पानी कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया। तब कैसा रंग हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया रंग दे देगा, यानी दूध जैसा लिक्विड दम उजरा बना देगा। तो कौन भैया, कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सी इज राइट आंसर। समझे कि नहीं, सी आपका बिल्कुल सही होगा। जैसे चूना के जल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दीजिएगा तो पानी कैसा दिखने लगेगा, दूधिया नजर आने लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। बोला कि इसमें ऑप्शन कुछ है, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम है, कॉपर है। अब बताना है कि ये सब जो धातुएं हैं इनमें से किसको आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे चाकू से आसानी से आप काट सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा धातु इनमें से जिसको आप इजिली वैसे क्या कर सकते हैं, तो इसमें सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। क्या है, सोडियम को आप काट सकते हैं, ठीक है। सोडियम पोटेशियम और लिथियम, ये तीन धातु है जिसको आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं। याद रख लीजिएगा, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। बोलिए सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ये जो तीन गो धातु है जिसको आप आसानी से चाकू से, समझिए धातु का गुण है कि आप आसानी से उसको काट नहीं सकते जल्दी, बहुत हार्ड होता है, ठीक है ना। लेकिन सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एक ऐसा धातु है ना जिसको आप चाकू से काटिएगा ना, केक जैसा कट जाएगा। हैप्पी बर्थडे में जो केक काटते हैं ना, उस टाइप से कटिएगा, धड़ाक से कट जाएगा, आसानी से कट जाएगा। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। तो देखिए तीनों में से कहाँ कौन है, देखिए सोडियम है ना, सोडियम। तो सोडियम, इसको चाकू से हम आसानी से काट सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त होता है। देखिए लोहे का फ्राइंग पैन है, फ्राई करने वाला जो है ना उसी को फ्राइंग पैन कहते हैं। तो इसको जंग से बचाने के लिए, किसमें जंग न लगे, देखिए इसमें कुछ चढ़ाया हुआ रहता है काला काला, ठीक है ना। तो ये जिंक का परत चढ़ाया रहता है। क्या चढ़ाया रहता है, जिंक का परत, जंग से बचाने के, ठीक है। जो नया वाला बर्तन देखिएगा, अधिकतर ये बर्तन अब इस टाइप का आता है, घर में यूज करते हैं। तो ये जो बर्तन है ना, वही पूछा है कि जो फ्राइंग पैन होता है तो जंग से बचाना, जंग न उसमें जंग न लग जाए, ठीक है। तो जंग से बचाने के लिए कौन सा उपयुक्त होता है, तो क्या कहते हैं, जिंक की परतें चढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं।
ना तो इसमें ग्रीस लगाएंगे, पेंट लगाएंगे, क्या करेंगे जिंक की परत सब लगाइएगा, खाइए बनाइएगा मरिए जाइएगा, समझे कि नहीं। क्या करें जिंक की परत चढ़ा देते हैं इसको जंग से बचने के लिए स्टेप्स, क्लियर ना। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला है आपका कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। बोला आधुनिक सारणी क्या है, मोसले द्वारा दिया हुआ, किसका प्रेडिक्टेबल है, जो आधुनिक आवर्त सारणी कौन दिया है, मोसले, क्लियर ना। आधुनिक आवर्त सारणी देने वाला कौन है, मोसले, याद रखिएगा। ये भी बार बार पूछता है कि आधुनिक सारणी किनका हम लोग पढ़ते हैं, तो जो आधुनिक सारणी जो ये पीरियोडिक टेबल जो पढ़ रहे किनके द्वारा दिया हुआ, मोसले साहब के द्वारा दिया हुआ, क्लियर ना। अब पूछा आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। बोला कि जो आधुनिक सारणी आवर्त सारणी होता है क्षैतिज, क्षैतिज मतलब ऐसा वाला, ये है इसको हम बोलेंगे क्षैतिज, ऐसे ही रख रहा है ना तो क्षैतिज हुआ, समझ रहे। ये फिर ऊपर क्षैतिज में रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्षैतिज में से रख रहे हैं, समझे, तो क्षैतिज कतारे हुआ, यानी एक पर एक रख रहे हैं, एक पर एक रख रहे हैं, क्या हुआ क्षैतिज कतारे। ऐसे रहेगा खड़ा खड़ा तो इसको वर्ग करेंगे, ऐसे रख रहे हैं, ऐसे रखे फिर ऐसे रखे फिर ऐसे रखे फिर ऐसे रखे, ये क्या वर्ग होगी, ठीक है। तो ही आधुनिक आवर्त सारणी, देखिए ये वाला देखिए ऐसा ऐसा यहाँ जो दिख रहा है ना, ऐसा ऐसा, ये क्या है आपका आवर्त है, ये क्या है क्षैतिज कतार है, इसे क्या कहते हैं क्षैतिज कतार, क्या कहते हैं क्षैतिज कतार, क्षैतिज कतार। वैसे जो है ना देखिए 1 2 3 4 5 6 7 गो रहता है, ठीक है, तो टोटल 7 गो रहता है, क्या क्षैतिज कतारे रहता है, इसको क्या कहते हैं आवर्त कहते हैं, क्या कहते हैं आवर्त, क्लियर ना, आवर्त, समझ आया कि नहीं। ऐसा ऐसा रख रहे, देखिए ऐसा 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 है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा ऐसा लाइन से रख रहे हैं, ऐसा ऐसा रख रहे तो क्या है क्षैतिज में रख रहे, ऐसे ऐसा थकिया रहे हैं, जिसको सामान बोरा और रखते क्या ऐसे ऐसे थक जाते हैं ना, ऊपर से ऊपर रख ले जाते हैं, तो क्षैतिज कतार में हम थक जाते हैं। तो ये जो क्षैतिज कतार रहता है ऐसे ऐसे वाला, उसको हम क्या कहते हैं आवर्त कहते हैं, क्षैतिज कतार को हम क्या कहते हैं आवर्त कहते हैं, यानी ए ऑप्शन होगा। अब देखिए तो आवर्त की संख्या आपको पूछ दे, कभी कभी याद रखिए पूछता है बार बार कि आवर्त की संख्या, तो आवर्त की संख्या 7 होता है, याद कर लीजिएगा। आवर्त की संख्या कितना आता है 7, 7 को। एक और पूछता है समूह पूछ देता है, तो देखिए ऐसा ऐसा खड़ा है ना, ऐसा ऐसा जो ये लाइन है यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ना, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करेंगे ना, तो क्या हुआ समूह, ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ हुआ ये, ठीक है। ऐसे क्षैतिज, तो क्षैतिज का पूछा, देखिए क्षैतिज पूछा, क्षैतिज आवर्त होता है, और ऊर्ध्वाधर बोलेगा, ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे खड़ा खड़ा, तो खड़ा खड़ा लोग कहते हैं समूह कहते हैं, क्या कहते हैं समूह कहते हैं। तो समूह का संख्या टोटल कितना होता है 18, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो भैया जो क्षैतिज ऐसा ऐसा खड़ा रहेगा क्षैतिज, उसको आवर्त कहते हैं, उसका संख्या 7 गो है। ऐसे क्षैतिज खड़ा ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऊर्ध्वाधर ऐसे खड़ा रहेगा ना, तो ऊर्ध्वाधर क्या कहते हैं समूह कहते हैं, तो समूह की संख्या 18, क्लियर ना। तो क्षैतिज का संख्या बता दिए, कतारे क्या करते हैं समूह कहते हैं, यदि ऐसा ऐसा खड़ा रहेगा तो उसको समूह कहेंगे, क्लियर ना। ये प्रश्न पूछते इस टाइप को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों की गुणधर्म निम्नलिखित में से किसकी आवर्त फलक होते हैं। बोला जो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, आधुनिक जो पीरियोडिक टेबल है उसके अनुसार जो तत्व होते हैं, जितने भी तत्व है उनके गुणधर्म कैसे यहाँ से अरेंजमेंट किए, कैसे लगा, अभी दिखाए थे थोड़ा देर पहले, ठीक है, क्या था पीरियोडिक टेबल था। तो उसको बोला कि जो आधुनिक आवर्त सारणी उसको जो तत्व उसका कैसे गुणधर्म पे रखे हैं, कैसे हम वहां सजाए हैं, तो परमाणु संख्या के आधार पर सजाए, कैसे सजाए हैं परमाणु संख्या के आधार पर। याद रखिएगा जो आधुनिक जो पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी है उसको कैसे किसके गुणधर्म के आधार पर उसको सजाया गया है, तो परमाणु संख्या के आधार पर, क्लियर ना। तो परमाणु संख्या के आवर्त फलन के आधार पर क्या किया उसको अरेंजमेंट किया गया, सजाया गया। एनी प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा इस टाइप, बोला कौन सा लेंस है उसको कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहते हैं, कौन सा अभिसारी लेंस आपको पूछा कि अभिसारी लेंस कौन है। तो याद रखिए जो एक जगह, देखिए ये भी लेंस है, क्या है लेंस है, इससे जो भी किरण आ रहा है, जो भी किरण आ रहा है, यानी जो भी प्रकाश का किरण आ रहा है सबको क्या कर रहा है एक जगह कर रहा है, क्या कर रहा है परावर्तन के बाद एक जगह कर रहा है, एक जगह कर रहा है कि नहीं,
अपवर्तन का क्या कर रहा है, एक जगह कर रहा है। तो जो ऐसे लेंस जो क्या करे, किरण आए और एक जगह करना शुरू करे, सबको क्या करे, एक जगह करना शुरू कर दे, उसको कहते हैं अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, ठीक है ना। जो किरण एक जगह सबको करता है उसको अभिसारी लेंस। तो एक जगह करने वाले लेंस का नाम क्या, उत्तल लेंस। एक जगह करने वाले लेंस का नाम क्या है, उत्तल लेंस। और जो किरण को फैलाना शुरू करे, डाइवर्ट करना शुरू करे, फैला दे, देखिए यहाँ किरण आ रहा है, ऐसे चल जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे चल जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे चल जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे चल जा रहा है। छितरा दे रहा है कि नहीं, फैला दे रहा है। तो फैलाए उसको कहते हैं अपसारी लेंस। जो फैला दे उसको अपसारी लेंस कहते हैं। क्लियर ना। तो अपसारी लेंस कौन है, अवतल लेंस। क्लियर। तो आपका क्वेश्चन अभिसारी लेंस पूछा है, तो अभिसारी लेंस कौन क्या, उत्तल लेंस। देखिए उत्तल लेंस कहाँ है, तो ऊपर में देखिए ये उत्तल लेंस है। तो अभिसारी लेंस किसको कहेंगे, उत्तल लेंस। आपको लॉन्ग टाइम में भी ये प्रश्न पूछ देता है, ठीक है ना, कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, किस लेंस को अपसारी, और क्यों कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश आती है, जो मुख्य अक्ष से समांतर आएगा, अपवर्तन क्या एक ही बिंदु पे मिलेगा, अपवर्तन के बाद एक ही जगह मिले, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। और देखिए यदि मुख्य अक्ष से समांतर कोई किरण आ रहा है ना, ऐसे अपवर्तन के बाद फैल जाए, छितराना शुरू है, मुख्य अक्ष पे नया क्या हो, छितराने लगे, तो ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। ऐसे जवाब दे दीजिएगा। आपका क्वेश्चन था अभिसारी लेंस, तो जान गया कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो देखिए, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। बोला देखिए अपवर्तनांक क्या, कि अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका है। फिर क्वेश्चन क्या है कि अपवर्तनांक बताना है कि निम्नलिखित किसका सबसे अधिक है अपवर्तनांक, ठीक है ना। तो अपवर्तनांक हीरा का सबसे अधिक होता है। हीरा कितना सबसे अधिक कितना होता है, 2.42। क्लियर ना। इसका अपवर्तनांक कितना होता है, ठीक है ना। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42, जो कि सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ही पूछा था कि किसमें सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होगा, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा कितना है, 2.42। क्लियर। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। बोला कोई भी कार हो, कार आगे जहां देखिए लाइट ऐसे रहता है, आगे वाला लाइट, देखिए ये आगे वाला लाइट है ना, तो बोला अग्रदीप मतलब आगे, हेड लाइट जिसको बोलते हैं, हेड लाइट आगे जो लगा रहता है। तो किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। बोला कि कोई कार है, उसका आगे में जो दर्पण लगा रहता है वो कौन सा दर्पण होता है। देखिए हेडलाइट, हेडलाइट है ना, यहाँ हेडलाइट है। अब हेडलाइट के देखो पीछे चमक रहा होगा, चमक रहा है ना, ये वाला पीछे चमक रहा है, तो जो चमक रहा है, जो लाइट लगा रहा है, तो कौन सा रहता है, आपका अवतल दर्पण रहता है। कौन रहता है, अवतल दर्पण। तो गाड़ी का जो हेडलाइट रहता है उसमें कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, यानी अग्रदीप। अग्रदीप में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ये देखिए गाड़ी का जो लाइट होता है, लाइट में कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, आगे वाला में अवतल दर्पण। क्लियर ना। अवतल दर्पण का भी बताएं थोड़ा देर पहले। अवतल दर्पण क्या करता है, लाइट को एक जगह एकत्रित करने का कार्य करता है। लेंस में बताएं, ठीक है। यानी क्या करेगा, फैलाता है लाइट, ठीक है ना। दर्पण में अलग होता है, दर्पण में फैलाएगा, अथी में एक जगह करेगा। क्लियर ना। तो गाड़ी का अग्रदीप यानी हेडलाइट में क्या, अवतल दर्पण। अब गाड़ी में कभी कभी पूछता है साइड मिरर, गाड़ी में देखिए ऐसे मान लीजिए गाड़ी है, गाड़ी ऐसे है, मान लीजिए गाड़ी में ऐसे साइड में लगा रहता है, ऐना लगा रहता है ना, साइड में जिसको पार्श्व ध्रुव यानी बगल वाला, ऐसे ड्राइवर ऐसे रहता है, ऐसे देखता है बगल में कि हाँ कोई ना रहा है कि नहीं जा रहा है, बगल में रहता है ना, वो बगल वाला रहेगा उत्तल दर्पण। समझे कि नहीं। बगल में जो साइड में जो रहता है उसको उत्तल दर्पण, आगे जो हेडलाइट रहेगा वो अवतल दर्पण। तो साइड मिरर उत्तल दर्पण, हेडलाइट में रहेगा अवतल दर्पण। क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण क्या है। बोला दर्पण के सामने यानी कोई भी मिरर, उसके सामने कोई भी वस्तु को हम रखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई दर्पण है, उसके आगे कोई भी वस्तु को हम रखते हैं, तो हमेशा क्या हो रहा है, सीधा प्रतीत होगा। कैसा प्रतीत होगा, सीधा। कैसा इमेज बनेगा, सीधा, यानी कि जो उसका प्रतिबिंब बनेगा सीधा बनेगा। तो पूछा कौन सा दर्पण हो, तो ये देखिए ये दो दर्पण होता है, समतल दर्पण में भी होता है और उत्तल दर्पण में भी। तो डी आपका आंसर होगा, यानी ऐसा कंडीशन समतल दर्पण में भी हो सकता है और उत्तल दर्पण में भी, ठीक है ना। इसमें दर्पण का रखिएगा तो क्या होगा, हमेशा सीधा दिखाई देगा प्रतिबिंब, ठीक है ना।
तो उत्तल दर्पण में भी होता है और समतल दर्पण में भी ऐसा होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए देखिए, एंड्रोजन क्या है? बड़ा एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन, ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एंड्रोजन क्या है? देखा है कि एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन एक नर लिंग हार्मोन है, ठीक है ना। पुरुष का जो लिंग हार्मोन से होता है, ठीक है, जो बच्चा जिससे जन्म लेता है ना, वही है एंड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन है। क्लियर ना? एंड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन। नर मतलब पुरुष का जो लिंग का जो है ना हार्मोन, वही हार्मोन है, ठीक है, जिससे कि बच्चा जन्म लेता वही हार्मोन। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। चलिए देखिए, बोला है मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन होता है? उत्सर्जी अंग, पहले तो जानिए कि मनुष्य का उत्सर्जी अंग कौन है? उत्सर्जी अंग का मतलब पहले क्या होता है वो जानिए। उत्सर्जी अंग का मतलब कि जो शरीर में आपका गंदा बन रहा है उसको बाहर करा, उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। यानी साइंस के लैंग्वेज में बोला जाए, साइंस की भाषा में बोला जाए तो शरीर के अंदर उपापचय क्रिया, यानी कि जो भी शरीर के अंदर एक्टिविटी हुआ उसके अंदर नाइट्रोजन एक पदार्थ बन जाता है, यानी कुछ विषैले पदार्थ जहरीला शरीर में अंदर बन जाता है। तो उसको बाहर करने के लिए जो हम लोग का शरीर में मशीन है, अंग है, उसी को उत्सर्जी अंग कहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो शरीर है, हमारा देखिए मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग का नाम, तो हमारा शरीर में उत्सर्जन का कार्य कौन करता है उसका नाम बताना है। ये देखिए डायग्राम में दिख रहा है इस टाइप का, यह है किडनी। क्या है? किडनी, जिसको वृक्क कहते हैं। किडनी क्या है? उत्सर्जन का, हमारे शरीर में क्या करता है? उत्सर्जन का कार्य करता है, ठीक है ना। तो हमारे शरीर में जो किडनी है किसका कार्य करता है? उत्सर्जन का कार्य करता है, यानी गंदा चीज को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। समझ आया कि नहीं? तो हमारे शरीर में किडनी क्या काम करता है? उत्सर्जी अंग की तरह काम करता है, यानी कि हमारे शरीर में जो भी गंदगी बनता है वो हटाता है। यदि गंदगी बाहर नहीं निकलेगा तो मनुष्य मर जाएगा, क्योंकि गंदा शरीर में नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या है? वृक्क के बारे में बताया, किडनी हमारे शरीर में काम क्या करता है? गंदा को निकालने का कार्य करता है, ठीक है ना। अब बोला है कि जो वृक्क मतलब किडनी की जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, यानी कंस्ट्रक्शन और इसका जो वर्किंग जो होता है उसको क्या कहते हैं? यानी जो वृक्क है हमारा, वो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, उसको एक नाम दे दिया गया, यानी जिसका कंस्ट्रक्शन रचना है, जो काम कर रहा है, उसको हम क्या एक नाम के रूप में दे दिया गया, ठीक है। देखिए जो वृक्क है ना, उसका रचनात्मक क्रियात्मक इकाई यही काम करता है। इसका हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। तो वृक्क यही है नेफ्रॉन, देख लीजिए क्या है? नेफ्रॉन की रचना डायग्राम को दिख रहा है। तो वृक्क यानी वृक्क किडनी का जो रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्लियर? ये क्या नेफ्रॉन की कुछ डायग्राम जो अजीबो गरीब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन है स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन सा नियंत्रण करता है? मतलब जो स्टोमाटा होता है उसको खोलना और बंद करना किससे करना? तो पहले जाने स्टोमाटा होता कहाँ है? तो स्टोमाटा रंध्र में होता है। ऐसा रंध्र होता है, देख लीजिए पत्ता के नीचे, हम लोग को पत्ता रहता है ना, पत्ता के नीचे जो छोटा छोटा भुड़की यानी जो छेद रहता है ना, उसी को हम लोग रंध्र कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो जो स्टोमाटा रहता है वो किसमें पाया जाता है? रंध्र में पाया जाता है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि जो स्टोमाटा का खुलने और बंद होने कौन कंट्रोल रखता है कि कब खुलेगा कब बंद हो, कब खुली कब बंद, अतरह जातरह, यानी बंद रही है, खुला बंद खुला बंद, तो कौन करता है ऐसा? तो स्टोमाटा के बंद और खोल करने के, देखिए ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना, इसको कहते हैं द्वार कोशिका। क्या कहते हैं? द्वार कोशिका। तो स्टोमाटा को बंद करना खोलना पे कंट्रोल कौन करता है? द्वार कोशिका करता है। समझे कि नहीं? स्टोमाटा को बंद होना खुलना कौन कंट्रोल करता है? द्वार कोशिका। समझे कि नहीं समझे? तो ये द्वार कोशिका करता है। तो आज का सेशन यहीं तक रह जाएगा, ठीक है। यदि आप अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं रुके हुए, तो थैंक यू सो मच कि आप अभी तक पेशेंस से रहें। यदि है तो क्या करिए, आप एक लाइक दे दीजिए और अपना सुझाव लिखिए कि कैसा आपको ये वीडियो लग रहा है, ठीक है। अच्छा लगता है तो दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए नहीं, जय हिंद जय भारत।